जैसे मैंने आपसे बताया था कि आपका टॉपिक जैसे ही कवर कराया जाएगा आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, तो इनका आप ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको टॉपिक वाइज तो सिलेबस कवर कर रहा है, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपको ऑफलाइन आप लोग हैं तो ऑफलाइन तो आप इसका बेनिफिट उठा ही सकते हैं, और जो बच्चे यूट्यूब पर हैं वो भी बच्चे इसका बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों को समझना है कि हमें किस टाइप से पढ़ना है और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप एक अच्छे सटीक वे पे जाएंगे और आपकी बेहतरीन एक तैयारी होगी, एक मजबूत आप बनेंगे, न्यू आपकी मजबूत होगी। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अब सीधा आते हैं एमसीक्यू पीवाईक्यू पर, और जहां आपका सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू के ऑप्शन 4 ऑप्शन, ये नहीं कि आप ऑप्शन सेलेक्ट किए टिक करके आगे बढ़ गए, हम लोग चेक करेंगे कि उन ऑप्शन से हम लोग 360 डिग्री एंगल से हम लोग कितने टाइप से क्वेश्चन और क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से हमसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप से पूछ सकता है, इन सभी मुद्दों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेडी हो? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए और करिए। ये स्कोर आप लोग भी बताएं कि आपका स्कोर कहाँ से कितना है और कहाँ तक गया है। और आप लोग जैसे आप लोग देख रहे हो तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठें। क्लास टेस्ट सीरीज एमसीक्यू पीवाईक्यू जो है नोट्स उसको बना कर रखें कि हाँ हमें इस टाइप से नोट्स बनाते हुए चलना है, शॉर्ट्स। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी कारगर होने वाला है। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी में कहीं भी हो, तो वो भी पेन कॉपी लेकर अपने नोट्स बनाते हुए चले शॉर्ट्स, ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके एक रणनीति होती है तैयारी करने की, तो वो मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। उसको आप समझें, उसको कॉन्फिडेंस से आप समझें कि हाँ हमें इस टाइप से तैयारी करनी है। ठीक, चलो ये आपके सामने क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर बताएं कि इसमें ऑप्शन क्या होंगे, कैसे होंगे। आप लोग सारे ऑप्शन जो आपको आते हैं सारे ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताते चलें कि इसका ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वो भी बताना कि हाँ हमें ये कुछ अलग मिला है। ठीक, चलो आपके सामने क्वेश्चन है। रेडी हो आप लोग सभी लोग? चलो ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हाँ समझना, समझिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनको आप देख लो। 4 ऑप्शन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, वेबल योजना। ठीक, आप लोगों ने 4 ऑप्शन देख लिए, पूरे ऑप्शन क्लियर हैं। ठीक, एक आप पेन कॉपी बनाकर एक सीरीज रखते चाहिए कि हाँ मेरे सामने ये 4 इतने भी क्वेश्चन हैं। आप ये भी A B C ये लिखते जाइए, बाद में एनालिसिस करिए कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन से इतने सही हुए। ठीक है, चलो अगर हम समझें कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था, इन बातों को अगर हम मुद्दों पर समझें तो आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना कब देखने को मिलता है? 1946। पूरी डेट वेट सब अच्छे से आपको मालूम होनी चाहिए, ईयर। कैबिनेट मिशन योजना कब आया? 1946 में आया। ठीक, 1946 में आया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में किसकी संविधान सभा का गठन होता है? संविधान सभा का गठन किया जाता है, किया जाता है। ठीक, इन पॉइंट्स को आपको समझना है बेहद तरीके से, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ठीक, संविधान सभा का गठन, भारत के संविधान में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत होता है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत होता है 1946 में। डेट याद रखना, 1946, 1946 के अंतर्गत होता है। ब्रिटिश सरकार 3 मंत्रियों की मंत्रिमंडल, 3 मंत्रियों का मंत्रिमंडल कहाँ भेजता है? भारत भेजता है। यही कैबिनेट मिशन कहलाता है। क्या कहा जाता है? कैबिनेट, इसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार 3 मंत्रियों की प्रतिनिधिमंडल, 3 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल कहाँ भेजता है? भारत भेजता है। और यही क्या कहलाता है? यही कैबिनेट मिशन कहलाता है। कैबिनेट मिशन कहलाता है। बहुत अच्छे से समझना, यही कैबिनेट मिशन कहलाता है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी क्लास नोट्स तो आपकी तैयार है,
वो आपकी एक बेहतरीन अच्छे से तैयार है। बट आप A4 साइज़ पेपर हो, A4 साइज़ पेपर, अदरवाइज़ ये कोई भी आप नोटबुक ले लें और उनमें आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें माइंड मैप के थ्रू, कि वो कभी आप खाली समय में बैठे तो वो लर्न करने में, याद करने के आप उसमें से याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर समय आप नोट्स ही लेके बैठे हैं ना, तो आपके पॉइंट्स उससे क्लियर होते चलते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ना, तो इन बातों को आपको समझना है, आप सभी लोगों को समझना है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार 3 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल कहाँ भेजता है? भारत भेजता है। यही कैबिनेट मिशन कहलाता है। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? बहुत अच्छे से समझना। इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं। उनका नाम आपसे पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य शामिल नहीं था, तो 3 दे देगा, एक अलग दे देगा, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी टाइप से। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया है, ठीक। तो क्वेश्चन कहाँ से किस टाइप से बनते हैं वो हम लोगों को समझना है। तो पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो 3 सदस्य जो देखने को मिलते हैं, पहले नंबर पे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे, किस में थे? कैबिनेट मिशन प्लान में थे, ठीक है। कब आया? 1946 को आया। कब आया? 1946 को आया, ठीक। एक तो आपको ये पूरा मालूम होना चाहिए। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। पहले नंबर पे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे नंबर पे दूसरे कौन सदस्य थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरे एवी अलेक्जेंडर थे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आई होप कि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, ठीक। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किस योजना के अंतर्गत होता है। यहाँ से आपके डाउट क्लियर हुआ होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होता है। देखो अब ये 4 ऑप्शन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे क्रिएट हो सकता है, तो हमें समझना है कि क्वेश्चन हमसे किस टाइप से कैसे क्रिएट करना है। एक तरफ दे देगा कॉलम ए, कॉलम बी, एक तरफ दे देगा माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, वेवल योजना। एक तरफ आपको ईयर दिया रहेगा, ठीक। यहाँ पर आपको समझना रहेगा कि कभी मिलान वाले भी दे सकता है। मान लो आप आर ओ एक एग्जाम दे रहे हैं UPPSC, तो वहाँ पर इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमें कौन क्वेश्चन के तहत किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बन सकता है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक। MCQ PYQ डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाने से बहादुरी नहीं होती है, ठीक है। तो देखो माउंटबेटन योजना 1947, कैबिनेट मिशन योजना 1946, क्रिप्स मिशन योजना 1942, वेवल योजना 1945, ठीक। तो इन डेट को आपको याद रखना है। ये जो ईयर हैं आपको याद रखना है पूरा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि माउंटबेटन योजना 1947 में देखने को मिलता है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में देखने को मिलता है, क्रिप्स मिशन योजना 1942 में देखने को मिलता है और वेवल योजना 1945 में देखने को मिलता है, ठीक। आप सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठें और ये सारी डेटा नोट करते हुए चलें, ठीक। चलो यहाँ से आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये डेट है। आप इनमें से 9 अगस्त, 15 अगस्त, 26 अगस्त, 24 अगस्त, आपको ईयर देखना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, अपना अपना आंसर अपने पास रखिए, उन्हें समझिए कि हमें कैसे क्वेश्चन समझना है। तो पहले हम समझें इन सबको, संविधान सभा की पहली बैठक के विषय में समझें कि बैठक के विषय में अगर हम लोग अच्छे से बात कर लें। देखो समझो, संविधान सभा की बैठक, सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की बैठक, सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। देखो हम अगर संविधान सभा की बैठक की चर्चा करें तो संविधान सभा की जो बैठक है 9 दिसंबर 1946,
आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे हमें वो बातें देखनी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक होती है। इस पहली बैठक में याद रखना, इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, याद रखना 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। ठीक, एक्चुअली में ये उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में वरिष्ठतम यानी बुजुर्ग नागरिक होते हैं। ठीक, इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए ये पद दिया जाता है कि आप चलिए संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसमें पहले सदस्य आप हो जाएं, अस्थायी सदस्य के रूप में इन्हें चुना जाता है। ठीक, अब ये प्रथा कहाँ से ली जाती है? तो ये प्रथा जो ली जाती है ये फ्रांस के संविधान से प्रथा ली जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रथा ली जाती है सब फ्रांस के संविधान से प्रथा ली जाती है। और यहाँ पर एक्चुअली आप भी अगर घर पे कोई काम करते हैं, चाहे आपके माता पिता हों, आप हैं, अगर कोई बड़ा कदम लेते हैं, बड़ा एक्शन करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से, अपने बड़ों से सलाह मुशायरा करते हैं ना। बस वैसे ही यहाँ भी था कि संविधान सभा की पहली बैठक होनी थी, तो बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि ये उस सभा में सबसे वरिष्ठतम बुजुर्ग नागरिक थे। ठीक है, आगे अगर हम चर्चा करें यहाँ पर देखना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर, डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। किसे चुना जाता है? हाँ, शाबाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो ये मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक पॉइंट्स आपके लिए ये भी क्लियर होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। यहाँ से पॉइंट्स क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझते हुए चलना है पॉइंट्स सारे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिलती है, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 11 दिसंबर 1946 को डेट याद रखना है। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, अगर हम ऑप्शन पे जाएं, पहले ऑप्शन पे पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो संविधान सभा की पहली बैठक पे चर्चा करें तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो पहली बैठक होती है, फर्स्ट सिटिंग होती है, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। बोलो यहाँ तक समझ में आए क्या? ठीक, अब हम लोग अगले ऑप्शन में आए, तो आप यहाँ से तो ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर है? ठीक है, हम बात करें 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है? स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। क्या होता है? आज़ाद होता है। ठीक है, तो ये बात आपको देखना, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें समझना है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा संविधान जो है वो लागू होता है, संविधान लागू होता है। ठीक है, याद रखना 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950 को संविधान में आपके जो राष्ट्रीय गीत आप देखते हो, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जन गण मन आपको 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया, अपनाया गया। ठीक है, ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ से आपको पॉइंट ये सारे आपको नोट्स करने हैं, अच्छे से आगे बढ़ना है, समझना है। आप हमें बताएं कि संविधान को कब अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया है, किस डेट को, ये चीज़ें आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोग भी बताएं, है ना, कि संविधान को कब अंगीकृत आत्मार्पित किया गया है। जहाँ पर आप देखते हैं कि प्रस्तावना आप जब पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में आपको मालूम होता है, उसमें लिखा रहता है कि आत्मार्पित अंगीकृत किया गया, बट आपको वो ईयर डेट बताना है। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट, ये आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, चलिए आपको चेक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इन पर हम लोगों ने इन मुद्दों पर चर्चा कर लिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को आपको चेक करना है, इनमें से कौन सा सही है इसको जरूर आप बताएं। ठीक, हाँ ठीक, देखिए समझिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के विषय में बात करें तो आपको आपका ऑप्शन बी होगा, जिसके विषय में हम लोगों ने अभी चर्चा किया है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको मालूम होगा, 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, इन पर हम लोगों ने चर्चा भी कर रखा है ना, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, बात करें जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में, तो यहाँ से आप ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, बहुत अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखना, ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या पेश करते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो कि यही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बनता है। प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना का आधार बनता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रस्तावना का आधार बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। कब पेश करते हैं? 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से अगला ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करें तो अगला ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से याद रखना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं। अब देखो यहाँ से आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, और ये मेरी रणनीति रही है और कि आपको तैयारी किस तरह से कराना है, तो इसको मैं आपको फॉलो करा के रहूँगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा जब मैं जो चीज़ कहूँ वो करो, फॉलो करो। तो अब आपके लिए क्या है? HW है। आपको समझना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसमें कितने सदस्य हैं, उनमें इनके नाम क्या है ना, इसका गठन कब होता है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, गठन की बात करें, चर्चा कर लें, तो गठन होता है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 का इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे तो कुल। ठीक है, इन बातों को चर्चा करना है, क्योंकि जब कल आपका होगा एनालिसिस MCQ PYQ का नया टेस्ट होगा तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कल के क्लास में। ठीक, चलो, आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। ठीक, तो यही मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आपको हर एक एंगल से जब आप टॉपिक वाइज, और ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपको टॉपिक वाइज पूरा MCQ PYQ आपको मिलेगा और उसका विस्तृत व्याख्या एनालिसिस करते हुए मिलेंगे, जिससे कि हम लोग पूरा अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ये YouTube वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन अवसर है, इसका लाभ उठाएं, जितना से ज़्यादा हो सके खुद पढ़ें और अपने भाई बहनों को भी शेयर करें, जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकें, जिससे कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी में आपको इसका फायदा होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो ये तो सेम क्वेश्चन अभी यहाँ पे था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष था, यहाँ पर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्थायी अध्यक्ष, तो
आपको अस्थाई अध्यक्ष के विषय में बात करें तो कौन होते हैं अस्थाई अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। बाकी आप समझ गए हैं, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, जो कि बाद में प्रस्तावना का आधार बनता है। एक ऑप्शन नया आया है सरदार पटेल। सरदार पटेल ये क्या करते हैं? सरदार पटेल राज्यों का एकीकरण, क्या करते हैं? राज्यों का एकीकरण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब देखो यहाँ से आप स्टैटिक जीके भी कवर कर सकते हैं। क्या कवर कर सकते हैं? स्टैटिक जीके। अब वो आपके ऊपर है ना कि आप कैसे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू पीवाईक्यू को। देखो स्टैटिक जीके कहाँ से कवर कर सकते हैं? यहाँ से आपको देखना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब ये आपके पास टॉपिक हो गया। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के विषय में आपको अच्छे से, जैसे ये चीज़ें आपको यहाँ से अच्छे से इसलिए कवर करना है क्योंकि यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि ये नहीं मालूम होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए है। वो तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है, बट वहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आयरन मैन किन्हें कहा जाता है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, प्रतिमा जो है ना, प्रतिमा स्टैचू, उसकी मीटर लेंथ कितनी है, संपूर्ण होल मीन संपूर्ण लेंथ कितनी है, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पूरा डेटा आपको एनालिसिस मालूम होना चाहिए अच्छे से, ठीक, तब एक तैयारी होती है, अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ पर बाकी BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, जो कि जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं, ठीक। देखो हर एक ऑप्शन में एक नया ऑप्शन मिलेगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा। आपको ये नहीं चेक करना है कि ये क्वेश्चन तो हो गया है, ठीक है, इसको ये बार बार क्यों आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ से आपको MCQ फॉर्म में जो दिए गए हैं उनमें से एक नया नाम आ रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपके सामने है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनको आपको समझना है। ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन अभी करा चुके हैं फिर आ रहा है, ऐसा नहीं देखना है, माइंड में नहीं मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो एक नया है नाम आएगा, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, है ना। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू के विषय में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, उद्देश्य से प्रस्ताव पेश करते हैं, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं 9 दिसंबर 1946 को। KM मुंशी। अब यहाँ पर देखो एक नया नाम आया, KM मुंशी। अब KM मुंशी का जैसे ही नाम आप सुनो, KM मुंशी का जैसे ही नाम आप सुनो, वैसे ही आप भाग जाओ कहाँ पर? प्रस्तावना पर भाग जाओ। कहाँ भाग जाओगे? प्रस्तावना। अपनी प्रियम्बल पे देखो जाके, प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना, प्रियम्बल। क्योंकि KM मुंशी प्रस्तावना को क्या कहते हैं? प्रस्तावना के विषय में स्टेटमेंट देते हैं और बताते हैं कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? राजनीतिक जन्मपंथी है। क्या है? राजनीतिक जन्मपंथी। तो आपसे ये स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना को, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपंथी कहा। 4 ऑप्शन होंगे, किसने कहा? तो आपको देखने को मिलेगा ठाकुर दास, है ना, NA पालिकीवाला, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी। तो वहां पर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा है प्रस्तावना को? राजनीतिक जन्मपंथी, राजनीतिक जन्मपंथी, ठीक। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना। मैंने कहा था कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ जाएं। नोटेड पूरा, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को कब अपनाया गया? संविधान सभा को कब अपनाया गया, ये चीजें समझना है आपको। संविधान सभा को कब अपनाया गया? तो ध्यान रखना, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो संविधान सभा को 26 कब अपनाया? हाँ, 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? हाँ, वेरी गुड, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, ठीक। आप प्रस्तावना में देखते हैं जिसे कहते हैं कि कब अपनाया गया, तो आत्मार्पित अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया जाता है, ठीक है। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। 24 जनवरी 1950 को, ये डेट आपको याद रखना है, जहां पर हम लोग राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ठीक,
दोनों चीज़ों को अपनाते हैं, लागू किया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 से। ठीक, आगे बढ़ें। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? आत्मार्पित हुआ, है ना। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक, ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको समझना है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर शब्द किस संशोधन अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन पर आप चर्चा करें, बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, हाँ बताइए आप सभी लोग, सब लोग, पूरा आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ देखिए, समझिए, यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, अमेंडमेंट द्वारा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप प्रियम्बल में आपको देखने को मिलता है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक अमेंडमेंट दैट मीन्स संशोधन। क्या देखने को मिलता है? संशोधन देखने को मिलता है। कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा देखने को मिलता है? 42, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें आपको 3 शब्द जोड़े गए हैं। इस संशोधन में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? पहली बार आपसे ये क्वेश्चन आपको समझना है कि आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? इन बातों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? एक शब्द ध्यान रखना, एक शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। तीसरा शब्द है अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है, अखंडता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार, एक दो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो याद रखना 1 बार हुए हैं। ऑप्शन रहेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 1 बार संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक, क्वेश्चन में केवल समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ही पूछ रहा था। याद रखना, अखंडता भी जोड़ा गया है। तो इस आप, आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब यहाँ से अब आपको समझना आसान होगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, पूरा एकदम अच्छे से आप कॉन्सेप्ट तरीके से एकदम बैठ जाएं, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जहाँ भी बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हों, घर पे बैठे हों, है ना, और बाकी आप लोग पूरा एकदम एनर्जी से अपनी एनर्जी को, नॉलेज को पूरा अच्छे तरीके से बूस्ट करिए। कॉन्सेप्ट को पूरा एनालिसिस करिए और समझिए कि हमें किस टाइप से पढ़ना है, हमारे लिए क्या जरूरी है। पूरी स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए हर एक सब्जेक्ट के प्रति।
तब आपकी तैयारी एक बेहतरीन होगी और सिलेक्शन श्योर मान के चलिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाते हैं? प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाते हैं? ये आपके चार ऑप्शन है, आप लोग बताइए। संसदीय शासन, जनसत्ता, संघवाद, न्यायपालिका। देखो प्रस्तावना में बात करें वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो किसके विषय में बात करता है? जनसत्ता के विषय में, पॉपुलेशन सोवर्निटी के विषय में बात करता है। किसके विषय में बात करता है? पॉपुलेशन सोवर्निटी के विषय में बात करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको जब प्रियम्बल पढ़ाया गया था तो काफ़ी डिटेल्ड वाइज आपको बताया गया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? ये चार ऑप्शन हैं, आप इनमें से जरूर बताएं। और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक, जिससे कि वो भी समझ सके कि हाँ इसका आंसर ये होगा। वो भी एक प्रकार से अपना टेस्ट वाइज सामने बैठे हैं कि टेस्ट दे रहे हैं और पहले ही आंसर बता दें कि हाँ, फिर चेक करें कि हाँ सही है कि गलत है ना। तो याद रखना कि भारतीय संविधान की, भारतीय बात करें हम, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो वो प्रस्तावना को माना गया, प्रियम्बल को। आइए चेक करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, समझना अच्छे से। ठीक है, देखो चर्चा करते हैं हम प्रियम्बल के विषय में, प्रियम्बल प्रस्तावना के विषय में। प्रस्तावना समझना, बहुत अच्छे से समझना। प्रस्तावना के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप ये समझो कि आपका अगर ये संविधान है, एक तरफ संविधान है आपका और एक तरफ आपका प्रस्तावना है, बहुत अच्छे से समझना। एक तरफ आपकी प्रस्तावना प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी तरफ आपकी प्रियम्बल, बहुत अच्छे से समझना। आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इन मुद्दों पर ध्यान रखना है। अगर संविधान को ध्यान रखना है, अगर संविधान आपका ताला है, ताला है, बहुत अच्छे से समझना, लॉक है, LOCK, लॉक, ताला है, तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ये आपकी की है, क्या है? चाबी, क्या है? की है, ठीक, बहुत अच्छे से समझना। अगर संविधान शरीर है, बॉडी है, बॉडी है, तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना आत्मा है, क्या है? सोल है। प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपके जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की बात किया जाता है, तो प्रस्तावना वहाँ पर आत्मा की बात की जाती है। भारतीय संविधान में किसे आत्मा माना जाता है? तो वो प्रस्तावना को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रस्तावना को माना जाता है। याद रखना, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहाँ से पूरा समझ में आया कि प्रस्तावना क्या है, यानी भारतीय संविधान में जो अगर बात करें आत्मा की, तो प्रस्तावना को आत्मा माना जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो कौन सा भाग है? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? आत्मा है, ठीक। बात करें, हर एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ठीक। आइए यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, प्रस्तावना जो है वो क्या है? आत्मा है, सोल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझो, हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम लोग चर्चा करें मौलिक अधिकार के विषय में, मौलिक अधिकार किस टाइप से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको आपको समझना है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। चलो आइए चर्चा करते हैं। देखो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार आपको कहाँ से देखने को मिलता है? ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो बेसिक आपके सारे स्ट्रांग होने चाहिए। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? तो ये याद रखना, जो अनुच्छेद है ये आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में देखने को मिलता है। 12 से 35 के बीच में देखने को। ये भाग कहाँ आपको देखने को मिलता है, किस भाग में देखने को मिलता है? तो भाग 3 यानी पार्ट 3, भाग पार्ट 3, भाग 3 में देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ तक पूरा बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ठीक। अगर आगे चर्चा करें
मौलिक अधिकार के विषय में आगे हम बात करें तो ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में आपको कितने अधिकार देखने को मिलते हैं? तो 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक, 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक, मूल रूप से अगर बात करें तो मूल रूप से आपको 7 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार देखने को मिलते थे। 7 मौलिक अधिकार देखने को मिलते थे। कौन सा था? याद रखना, एक संपत्ति का अधिकार था। एक संपत्ति का अधिकार था। कौन था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, याद रखना, इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। अब इसको आर्टिकल, ये संपत्ति का अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 300A में। कहाँ देखने को मिलता है? 300A में, जो कि एक लीगल राइट्स बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक, कानूनी अधिकार बता दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यहाँ से याद रखें। अच्छा, किस आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार था, ये भी अगर हम लोग चर्चा करें, हम बात करें संपत्ति का, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपको समझना है, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो संपत्ति का अधिकार है, ये आपको आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास F में देखने को मिलता था। ठीक, ये क्या था? ये फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ, आपको समझना है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको 300 आर्टिकल 300 समझना है अच्छे से, आर्टिकल अनुच्छेद 300 क्लास A में रखा गया और इसको एक लीगल राइट्स बता दिया गया। लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बता दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, संपत्ति के अधिकार को। इस वजह से अब आपके जो अधिकार हैं वो कितने हैं? वो आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 6 मौलिक अधिकार हैं, ये सब आपका टॉपिक कवर है। ठीक, 6 मौलिक अधिकार हैं। याद रखना, जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल, चलो देखो यहाँ से एक पॉइंट और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट और समझना है कि आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। किसे कहा? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा। यदि, क्यों कहा? क्योंकि यदि आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ठीक है, तो याद रखना, डॉक्टर कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, जा सकते हैं। याद रखना, एक आर्टिकल अनुच्छेद 226, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं यहाँ से, तो अनुच्छेद 226 के तहत याद रखना आप कहाँ पे? हाई कोर्ट, मीन्स उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कहाँ? उच्च न्यायालय। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक है, इन 2 आर्टिकल्स को आपको ध्यान में रखने हैं पूरे अच्छे से। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था, एक बात और याद रखना कि यदि आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यदि आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ पे आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आपसे बनता है कि क्या मौलिक अधिकार मीन्स मौलिक अधिकार वाद योग हैं या अवाद योग हैं? तो याद रखना है, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार वाद योग हैं। कैसे हैं? मौलिक अधिकार
यहाँ पे ध्यान रखना अगले पॉइंट्स को, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कैसे हैं? वाद योग हैं, वाद योग हैं। कैसे हैं? वाद योग। ठीक है, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या? ठीक है। अगला ऑप्शन था, मीन्स हम लोगों ने मौलिक अधिकार समझा है, प्रस्तावना समझा है, हाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी था। ठीक है, देखो हम लोग समझेंगे अब डीपीएसपी को। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन पर हम लोग समझेंगे इस विषय में। इसको समझो। देखो ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से समझना। ठीक है, ये इसके भाग कौन से हैं? ये भाग किस में है? तो ये पार्ट किस में है? तो भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। आर्टिकल कहाँ से है? तो अनुच्छेद की बात करें कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं? तो 36 से 51, 36 से 51 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करें तो याद रखना, अगर मौलिक अधिकार वाद योग है तो ये कैसा है? आवाद योग है। कैसा है? आवाद योग है, आवाद योग है। चलो क्लियर है? ठीक, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगला ऑप्शन था प्रस्तावना, फिर आपका चौथा ऑप्शन जो था मौलिक कर्तव्य के विषय में था। किसके विषय में था? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य के विषय। चलो समझना, देखो मौलिक कर्तव्य क्या हुआ, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जहां पर आपको देखने को मिलता है भाग, ये किस भाग में है? तो पार्ट 4 ए में देखने को मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल यहाँ पर 51 क्लास ए, कौन सा? 51 51 ए में देखने को मिलता है। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो हम याद करें, रिकमेंड की बात करें किसकी सिफारिश पर, तो याद रखना ये सिफारिश थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन एक भी अगर इस टाइप से गलत होता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम का फेस भी, आपको फिर समझ लो काफ़ी दिक्कतें होंगी। यहाँ पर पॉइंट से आपकी मेरिट बनती है, पॉइंट से मेरिट घट जाती है। ठीक है, तो सिलेक्शन आप तय कर सकते हैं, रणनीति आप तय कर सकते हैं, खुद में महारथी न बने, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलें। ये सारे पॉइंट्स मैं आप सभी भाई बहनों को बता रहा हूँ, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं उन भाई बहनों के साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप इनको समझें। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। खुद में मीटिंग मत खेलें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, हाँ अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, बट कॉन्फिडेंस में आपकी, हमेशा आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखो। ठीक है, ठीक, ओके। देखो यहाँ पर हम बात करें सिफारिश की, तो सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जब सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया तो उस समय मूल जो मौलिक कर्तव्य थे, मूल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे कितने थे? 11 थे, सॉरी 10 थे। कितने थे? 10 थे, 10 थे, 10 थे। ठीक है, याद रखना 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 देखने को मिलता है, जहां पर एक मौलिक कर्तव्य ऐड होता है और कुल वर्तमान में अब आपको 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य होता है वो आपको बतलाता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य। ठीक है, तो ये ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि माता पिता की, अभिभावकों की ड्यूटीज़ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कराएं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य से फंडामेंटल ड्यूटीज़ से यहाँ पर आपके लिए इतना पॉइंट्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से भी पूछ रहा है, तो आप कवर कर लेंगे। ठीक है, 2 अमेंडमेंट होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक आपका होता है 42वां 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बच्चे यहीं पर गड़बड़ी करते हैं, अमेंडमेंट ही बोलते हैं, तो इनको ध्यान रखना। एक आपका होता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976,
एक होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ता है। ठीक, देखो जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। जब आप पीसीएस का देंगे, यूपीएससी या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, तब वहाँ पर पूछ सकता है कि हाँ आपको मौलिक कर्तव्य में 3 नंबर पे किसकी बात की गई है। जैसे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में तीसरे नंबर पर किसकी बात की गई है, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना। तो ये चीज़ें हैं, बट यहाँ पर आपको बताया ना कि आपको जैसे यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, परंतु आपको 11 मौलिक कर्तव्य मालूम होने चाहिए। किस नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ संविधान सभा जब बनी, संविधान जब बन रहा था, तो ऐसे ही नहीं, वहाँ पर कुछ सोच समझ कर बनाया गया। ठीक है, और हर एक कुछ भी रखा गया वहाँ पर। जैसे कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ पर रखी गई, तो वहाँ पर कुछ सोच समझ कर रखा गया कि मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके क्या है, मॉरल ड्यूटीज़ हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, इनको आपको करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखना, जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व नाम था, अब कहाँ से है, रूस से। कहाँ से, रूस से। ठीक है ना, यूएसएसआर, ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। यूएसएसआर, रूस। ठीक है, चलो, ये आई होप कि आपको ये पूरा परफेक्ट पूरा डेटा आपके पास मिल गया है और आप समझ सकते हैं कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ जाएं, ऑप्शन पे आ जाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है, तो प्रस्तावना था। इन सभी ऑप्शन पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, हाँ, आगे आइए। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो याद रखना, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता है, याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। ब्रिटेन और कहाँ, भारत में एकल सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था किस देश से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, चलो आगे देखो। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो किस देश के संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार, अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कैसे लिए गए, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस, पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक, भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है, संविधान उसका संरक्षक किसे माना जाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। चलो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो ये मालूम होना चाहिए, BN राव है। कौन है, BN राव को संवैधानिक रूप से सलाहकार माना जाता है। ये सब आपको नोट्स में लिखाए गए हैं, तो ये फैक्ट डेटा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो संविधान सभा में कुल कितनी समितियाँ थी, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो 22। कितनी थी, 22। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित किस देश के बाद माना जाता है, तो याद रखना, भारत स्वयं सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत स्वयं सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका, जहाँ पे आपको 7 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। कितने, 7 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है, अगला ऑप्शन है, प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है। देखो, अब आपके लिए एक टॉपिक उभर कर आया है, जो कि है प्रियम्बल। इसके विषय में हम लोग अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपका नेक्स्ट जो MCQ PYQ टॉपिक वाइज एनालिसिस होना है, टेस्ट होना है, वो उसी का होगा, प्रियम्बल का, प्रस्तावना का। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जो प्रस्तावना है वो क्या है, जो बंधुत्व, फ्रैटर्निटी को समझना है। ये आपसे क्या बतलाता है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के विषय में बात करता है। ठीक, देखो यहाँ पर एक टॉपिक निकल के आता है, प्रस्तावना में आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जस्टिस हो गया, न्याय है ना, और आपको लिबर्टी हो गया, स्वतंत्रता, इक्वलिटी हो गया, समानता, और फ्रैटर्निटी। ठीक, बंधुत्व। आपका कभी कभी पूछ लेता है कि आपके एग्ज़ाम में, जैसे ARO की एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो वहाँ पर भी आपसे पूछ लेता है ऐसे एग्ज़ाम में कि न्याय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कितने प्रकार की देखने को मिलती है। तो क्रम ये चीज़ें होती हैं, जैसे 3 प्रकार की ये न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की इक्वलिटी, 1 प्रकार का। तो इनका आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए ना, नहीं तो फिर गलतियाँ होंगी आपसे, फिर गलत क्वेश्चन हो जाएगा।
3, 5, 2, 1। और ये कौन कौन से हैं? न्याय इनमें से है, स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं, और इक्वलिटी कौन सी है, फ्रेटर्निटी क्या है बतलाता है डेफिनेशन। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलो ठीक है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य किस दल से संबंधित हैं? संविधान सभा के अधिकांश सदस्य आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया, इसका अर्थ है भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं। तो जी हाँ, यही ए ऑप्शन इसका सही है कि भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यही अर्थ इसका बतलाता है। सोवर्निटी का मैंने डेफिनेशन पूरा अच्छे से मैं बता रखा हूँ, ठीक, संप्रभुता के सार्वभौम के विषय में। भारतीय संविधान में गणराज्य का अर्थ है, गणराज्य रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ नेशन। कौन होगा? हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन। किसे चुना जाएगा? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इन सब पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, गॉट इट। ठीक, तो यहाँ पर राजा द्वारा शासन गलत है, वंशानुगत शासन गलत है, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य ये सी ऑप्शन निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होगा। कौन सा होगा? निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम पर आधारित है? तो याद रखना, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस पर आधारित है। इस पर मुद्दे पर इस पर ध्यान रखना, अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से गलतियाँ मत करना, ठीक है। डिटेल्ड वाइज हम लोगों ने इस टॉपिक पर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है और समझा रखा है वहाँ पर, ठीक है, अधिकांश भाग। ठीक, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार भी आपसे अगर पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में आया, ठीक। ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है? प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है। न्याय है, जहाँ पर आप देखते हैं 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता है 2 प्रकार की, बट राजतंत्र नहीं है। बंधुत्व है, क्या है? बंधुत्व, जहाँ पर आप 1 प्रकार की देखते हैं, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक एक आपको बारीकियों से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और यकीन मानिए कि अगर आपने एक एक आप लोग तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही रहा है। जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आप यकीन मानो, अगर आप एक एक वीडियोज़ आप देख लोगे, अब आज से आपको डेली एक एक वीडियोज़ मिलेंगी टॉपिक वाइज, अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक रणनीति स्ट्रेटजी का पता चल जाएगा कि हाँ, हमें किस टाइप से हमें तैयारी करना है। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं। तो इनको आप अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाइफ को कॉन्फिडेंस सहित बनाइए, अच्छे से समझते रहिए, अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस रखिए और थोड़ा फ़न करिए और मस्ती करिए और थोड़ा इन्जॉय से पढ़ाई भी करिए, ठीक है। और हमेशा जब आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपको अपना लक्ष्य पाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। वर्चुअल लाइफ में मत जिएं, तो यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।